हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के जीके सेशन के अंतर्गत हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखे जाएं जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं। लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के क्षेत्र कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बेसिक इकोनॉमी में जब पढ़ना शुरू करते हैं उनसे रिलेटेड आपको बनते हैं। इकोनॉमी की इस जीके सीरीज के अंतर्गत हम कई सारे ऐसे पहलुओं को देखेंगे जो कि वनडे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको हम पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो गई, मुद्रा नीति को लेकर हो गई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसी चीज़ें हो गई। एक टॉपिक आता है जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, वहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो अलग अलग यहाँ पे योजनाएं चलाई जाती हैं, कई बार वहाँ से कुछ विशेष योजनाओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हर वीक मैं मंडे को आपको बेसिक इकोनॉमी के अंतर्गत, यहाँ पे जीके के अंतर्गत ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो जो पहला आज का हमारा सत्र है ये एक कह सकते हैं कि एक परिचय के तौर पे हम इसे देखेंगे कि इकोनॉमी क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, हम किसका यहाँ पे अध्ययन करते हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं, और इन सब का थोड़े थोड़े यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बस आपको बस छोटे छोटे इन कॉन्सेप्ट्स को ही लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में बेसिक रूप से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा डिफरेंस आता है। अर्थव्यवस्था व्यवहारिक स्वरूप है और अर्थशास्त्र सिद्धांतिक। इसको इस रूप से भी कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो है वो सिद्धांतों के विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आप बाजार को संचालित करने को लेकर, राजकोषीय स्थितियों को लेकर के, बैंकिंग प्रणाली को लेकर के, या अन्य किसी भी क्षेत्र के सिद्धांतों को जो डेवलप किया जाता है वो यहाँ पर हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। और उसी के व्यवहारिक स्वरूप को, कि बैंकिंग प्रणाली में व्यवहारगत स्थितियों में उसे लागू करने से किस तरह की स्थितियाँ, व्यवहार उसे लागू करना, संस्कृत चीज़ें, अन्य चीज़ें, तो वहाँ पर हम जब व्यवहार स्वरूप में आते हैं, बाजार व्यवहार अर्थव्यवस्था के, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सैद्धांतिक रूप से आप यहाँ पर इकोनॉमी के उस सेक्शन को देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच जो यहाँ पे सामान्यतः संबंध है वो सिद्धांत और व्यवहार का है। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर ये बाजार के, यहाँ पे देखिए बाजार के या सिद्धांतों की बात करता हुआ दिखाई देता है और रोजगार की बात करता है। जबकि अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो ये किसकी बात कर रहा है, किसी विशेष क्षेत्र के आर्थिक क्रियाओं को अर्थात के व्यवहारिक स्वरूप के बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों पहलुओं को ध्यान देना है, एक है सिद्धांत के बारे में, एक है व्यवहार के बारे में। अब यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में एक आता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी भी हम यहाँ पे कहते हैं, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के आय सिद्धांत को हम अगर देखें तो इसमें किन चीजों की बात की जाती है। इसमें कहा जाता है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक मुद्दों का समग्र रूप से अध्ययन करती है। तो किस पहलू की बात की जा रही है कि यहाँ पर अर्थशास्त्र की एक शाखा है। पहली बात तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक समष्टि और एक व्यष्टि। और समष्टि अर्थशास्त्र के आय सिद्धांत की क्या बात करता है कि आर्थिक मुद्दों को हम समग्र रूप से इसमें अध्ययन करते हैं। अब इसकी में इकाइयाँ कौन कौन सी आती हैं जो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिनका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। इसमें आप देखिए राष्ट्रीय आय हो गया, निवेश हो गया, रोजगार बचत हो गई, और इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र के आय सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है कि बताइए समष्टि अर्थशास्त्र के आय सिद्धांत के अंतर्गत किन किन इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, राष्ट्रीय आय, निवेश, रोजगार, बचत। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्रों की बात करें, यह भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे आपको वनडे एग्जाम में, ऐसे ही आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से पूछे जाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या शामिल नहीं है। उनमें से उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, कुछ नहीं दिए, तो आपको बस ये पता रखना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें विषय क्षेत्र आते हैं। देखिए एक तो आता है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, दूसरा है रोजगार का सिद्धांत, तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत,
चौथा है सामान्य कीमत का सिद्धांत, पांचवा है आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत और छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो ये सारे जो सिद्धांत है यहां पर हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। दूसरा यहां पर देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए कि देखिए बेसिक यहां पे आपको अंतर क्या दिखाई देता है। तो देखिए यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन और केंद्रीय समस्याएं दोनों ही यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अध्ययन के अंतर्गत देखें तो यहाँ व्यक्तिगत इकाई एक के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम समूह और औसत की बात करते हैं। व्यक्तिगत इकाई हम कीमत निर्धारण की बात करते हैं, तो समूह समष्टि के अंतर्गत आय तथा रोजगार के निर्धारण की बात आपको करते हुए दिखाया जाता है। तो ये सारे जो पहलू हैं आपको इनमें ध्यान देना है। अगला देखिए यहां पे साधन के स्तर पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, साधन के स्तर पे क्या कहता है कि जो साधन है, ठीक है, जो साधन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, एक मांग और पूर्ति का और एक समग्र मांग और समस्त पूर्ति का। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर हमें दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यहां पर जो बातें की जा रही हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यहां पर व्यक्तिगत रूप से हम चीजों का अध्ययन कर रहे होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के बारे में। ठीक है, तो यहां पर व्यष्टि, व्यक्तिगत, समष्टि, सामूहिक, बस इस शब्द का अगर आप मतलब समझ गए तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले संदर्भ में। अब यहां पे आता है देखिए समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये नाम ध्यान रखना है, रैगनर फ्रिस्क के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया। और देखा जाए तो सन 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र शब्दावली का उपयोग किया गया। और अब हम यहां पर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से। तो यहां पर देखिए फर्म आती है, राज्य सरकार आती हैं, गृहस्थ होते हैं, विदेशी क्षेत्रक होते हैं। तो ये तो फैक्ट हमारे हो गए। अब आते हैं अगले स्तर पे। अगले स्तर पे देखिए यहां पे आता है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करना। अर्थव्यवस्थाएं का वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर करते हैं। जैसे कि यहां पर देखी जाए कई सारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार से संचालित होती हैं। ठीक है, कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो बाजार आधारित होती हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, और कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें सरकार और बाजार दोनों ही सम्मिलित रूप से वहां पे अपना कार्यभार संभालते हैं। तो इसी के आधार पर देखा जाए, इनकी कार्य प्रकृति, इनके संचालन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको कहा जाए कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, तो यहाँ पे पूंजी है। पूंजी आपको कहाँ से जनरेट होती है? बाजार से जनरेट होती है। और बाजार आपको देखा जाए तो बाजार जो आपका संचालित होता है वो आपको मांग और पूर्ति पर संचालित होता है। तो इस आधार पे आपको देखा जाए तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन होगा, कितना होगा, कितना उत्पादन किया जाना है, कितना उसकी बिक्री कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, इन सभी का जो निर्धारण किया जाना है वो यहाँ पर ना तो सरकार कर रहा है ना व्यक्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? बाजार करता है। ठीक है, तो बाजार जब ये निर्धारित करने लगे किसी वस्तु का उत्पादन कब, कितना होगा, उसका मूल्य कितना होगा, किस मात्रा में होगा, कब होगा, ये सारी चीजों को जब निर्धारण बाजार करे तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है? वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो कहा जाता है सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। सरकार यहाँ पे कोई लेना देना, ऐसी भूमिका, ऐसी सरकार, ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ना के बराबर है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत जो है वो हमें कहां मिलता है? तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यहां पर बताया गया। और पुस्तक का नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। ये पुस्तक है किसकी? एडम स्मिथ की। और इसमें बाजारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए ये हो गया। अब बाजारवादी अर्थव्यवस्था अगर आपको समझ में आ गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई, तो अब आपको यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में बेसिक रूप से क्या डिफरेंस है। अब देखिए सबसे पहले आती है राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो इस अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन, आपूर्ति, कीमत,
इत्यादि का जो निर्णय लेना होता है, फैसला होता है, वो कौन कर रहा होता है? सरकार कर रहा होता है। तो यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल गई? यहाँ पे देखिए, उत्पादन करना हो, आपूर्ति करना हो, कीमत निर्धारित करना है। जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको देखा जाए तो आपको बाजार कर रहा था, वहीं यहाँ पर सरकार करने लगती है। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम कहते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो एक केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी हम इसे कहते हैं। और इसी को राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी भी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस तरीके की अर्थव्यवस्था का जो पहला सिद्धांत आपको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? जर्मन यहाँ पे दार्शनिक कार्ल मार्क्स से 1883 के दौरान यहाँ पर उन्होंने इस सिद्धांत को डेवलप किया, इस सिद्धांत को दिया था। अब देखिए, दोनों सिद्धांत क्लियर हो गए। एक भाई पूंजीवादी जो बाजार आधारित है, और दूसरी है राज्य आधारित समाजवादी जो सरकार आधारित है, सरकार द्वारा केंद्रित है। तो फिर मिश्रित कैसी अर्थव्यवस्था है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप देखें तो इसमें कुछ आधारभूत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, और बाकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यहाँ पे सह अस्तित्व में कार्य कर रहे होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोनों के, तीनों के कॉन्सेप्ट अलग हो गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि हाँ अच्छा समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जैसे यूएसएसआर था, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी रशिया को आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर कहा जाए भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पर आप भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी आपको इसमें पता रखना है। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए। आते हैं अगले। अब यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था के कई अलग अलग हम यहाँ पर क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? तो हम जब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 सेक्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, और फिर उसके हिसाब से वहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, कार्य प्रक्रियाएं बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या है, या फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, विषय इत्यादि आपको इसमें शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित कैसे होता है, आपका सवाल ये होना चाहिए। अब इस सवाल का पहले जवाब देखिए, ठीक है, इसको पहले समझ लो। प्राथमिक क्षेत्र कैसे होता है? ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर प्राप्त किया जाता है, उसको हम यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के रूप में रखते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि कृषि कार्य हो गए, जैसे गेहूं, चावल, जो भी आपको है, सरसों, अलसी, दालें, ये क्या है? ये रॉ हैं। आगे चल करके इसी से अलग अलग उत्पाद बना दिए जाते हैं। ठीक है, कोई ब्रेड बना रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई यहाँ पर आपको बेसन बना रहा है, लेकिन वो क्या है? वो इसके बाद बनते हैं, इसके द्वितीयक उत्पाद होते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल के तौर पर क्या है? जितनी भी आपको कृषि कार्य हैं, कृषि फसलें हैं, वो आपको रॉ मटेरियल है। इसके अलावा उत्खनन करके जो भी चीजें आप प्राप्त कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, कृषि से संबंधित सभी जो गतिविधियां हैं, वो सब की सब आपको किसके अंतर्गत मानी जाती हैं? उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अगर प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया तो इसी से फिर जुड़ जाता है द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात जो रॉ मटेरियल होता है उसी से यहाँ पर आगे की प्रक्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र में होती हैं। कैसे होती हैं वो समझ लेते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र हम उसे कहते हैं जहां पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से कच्चे माल को उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, अब यहां उत्खनन से मान लीजिए आपको कोई रॉ मटेरियल मिला, जैसे कि लौह अयस्क मिल गया, ठीक है, लौह अयस्क मिल गया, कुछ खनिज पदार्थ मिल गए। अब आपने उसका क्या किया? यहां से आपने उस लौह अयस्क को यहां पे परिष्कृत किया
और उसके माध्यम से आपने नए नए यहाँ पे स्टील बना लिए, लोहे का निर्माण कर लिया, अन्य चीज़ें यहाँ पे आपने बना ली, तो लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। वाहन फिर उसी से आपने बना लिए, ठीक है, उसी लोहा इस्पात इत्यादि का प्रयोग करके आपने उसे असेंबल करके डिज़ाइन करके वाहन बना लिए। जो आपको यहाँ पे कृषि से आपको जैसे कि जूट मिल गया, ठीक है, रेशम मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे सूती हो गया, धागे हो गए, तो यहाँ पर उससे आपने क्या किया, वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़े बना लिए। इसी तरह के से यहाँ पे देखिए कृषि से आपको मिल गई, लकड़ी मिल गई अलग अलग, ठीक है, कच्ची यहाँ पे लकड़ी मिल गई। उसी लकड़ी का प्रयोग करके आपने क्या बना लिया, यहाँ पे फर्नीचर बना लिए, कुर्सी बना ली, अलमीरा बना लिया आपने, दरवाजे बना लिए, तो वो क्या हो गए आपके फर्नीचर। तो यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल से हमें चीजें मिल रही थी, उसी का प्रयोग करके हमने यहाँ पर क्या किया, उत्पाद बना लिए, लोहा इस्पात वाहन वस्त्र फर्नीचर, ये सब के सब क्या हो गए आपके द्वितीयक क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग और ऐसी कोई भी चीज जो यहाँ पर किसी चीज से रॉ मटेरियल से बनाया गया, वो सब के सब आपके द्वितीयक उत्पाद में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाइट कॉलर जॉब क्या है, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब क्या है। तो व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है ऐसे कुशल श्रमिक, ठीक है, तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक, ये दो तरीके के हैं। कुशल श्रमिकों को हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, और साथ ही साथ यहाँ पे उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के वर्ग में संबोधित किया जाता है। तो दो अलग अलग वर्गों में यहाँ पे काम करने वाले लोगों की श्रेणियां भी हैं। ये समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए दो क्षेत्र तो हो गए, अब आता है तीसरा क्षेत्र कि देखिए एक तो रॉ मटेरियल का प्रयोग करता है, एक जो होता है कि दूसरा जो है वो रॉ मटेरियल को लेकर के उससे अलग प्रकार के उत्पाद यहाँ पे बना लेता है। तो फिर तृतीय क्षेत्र में बचा क्या, तृतीय क्षेत्र में देखिए यहाँ पर होती हैं सेवाएं, ठीक है, क्या होती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं कैसे प्रदान की जाती हैं, अर्थात आपको किसी कार्य की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए आपने किसी को बुलाया, वो आके आपका काम करके चला जाए, तो वहां पर आपको वो अपनी सेवा दे के गया, ठीक है, उस क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें, सबसे जरूरी एक पहलू कि यहां पर हम किस सेक्टर को रखते हैं, इसे हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं, या आपको देखा जाए तो आपको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पे देखिए कौन कौन सी, जैसे आपको अकाउंट खुलवाना है, आपको बैंक की जरूरत पड़े तो बैंक का अकाउंट आएगा, एजेंट आएगा, वो आपका खाता खोल देगा, या आप बैंक गए वहां पे आपका खाता खोल दिया, तो ये क्या आपका सेवा क्या होगा कि आपके अकाउंट पैसे का लेन देन जो होता है बैंकिंग के माध्यम से, वो सेवाएं आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से चिकित्सा सेवा हो गई, आप बीमार पड़ गए, आपको दवाइयाँ की जा रही हैं, अस्पताल के द्वारा आपका इलाज किया जा रहा है, आपके यहाँ पर मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जा रही है, बीमा हो गया इसी के अंतर्गत। इसी तरह शिक्षा हो गई, आपको एजुकेट किया जा रहा है, पर्यटन आपको घुमाया फिराया जा रहा है, संचार आपको एक कनेक्ट किया जा रहा है, रिटेल हो गए जो आपको सामान यहाँ पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सभी क्षेत्र जो आपको सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, आपके कार्यों में आपकी हेल्प करते हैं, आपके विभिन्न प्रकार की क्रिया संपादनों को संपन्न कराते हैं, ठीक है। तो वहां पर ऐसे क्या है कि ऐसे जो होते हैं ऐसे सेक्टर्स को हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र, या ऐसी चीजों को हम यहाँ पर सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तीन चीजें हो गई। अब यहाँ पर आप जो प्राथमिक क्षेत्र है, मूलतः आप इसे कृषि कह सकते हैं, ठीक है, मूलतः इसमें बाकी आपको देखा जाए तो पशुपालन भी है और उत्खनन भी है, लेकिन ज़्यादातर कृषि और उससे संबंधित चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। द्वितीय क्षेत्र को आप कह सकते हैं उद्योग, और तृतीय जो क्षेत्र है इसको कह सकते हैं सेवा। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आपको याद रखना हो, कि आप कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र मतलब आपको कृषि, द्वितीय क्षेत्र का मतलब उद्योग, और तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया आपको सेवा सेक्टर। इनके एग्जाम्पल, इनके नाम भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपको प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि हो गया, इससे संबंधित चीजें, उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में पूछा जाए तो जितना भी लौह इस्पात वस्त्र उद्योग, आपको देखा जाए तो लौह हो गया, फर्नीचर हो गए, कार वाहन मोटर वाहन, ये हो गए। तृतीय में हो गए बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये हो गए। बस इनके नाम ध्यान रखना है, ये आपका काम हो जाएगा इतने में से। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए इसी को आप प्रकार के तौर पे भी देख सकते हैं। प्रकार भी को जैसे कि अर्थव्यवस्था की सकल आय में उसके क्षेत्रों के योगदान तथा उन पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या भी, अर्थव्यवस्था भी इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं कि किसका जीडीपी में कितना योगदान है, किसका लोगों की आय या इनकम में कितना योगदान है।
तो इस आधार पर देखा जाए तो कृषक अर्थव्यवस्था होती है, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होती है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था होती है। ये भी देखेंगे भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कृषक अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। कृषक अर्थव्यवस्था, यदि अर्थव्यवस्था के हम सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक है तो कृषक अर्थव्यवस्था है। अर्थात हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कब कहेंगे, जब उसके जीडीपी में 50% या इससे ज्यादा का यहां पर आपका योगदान, जब उसके जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का योगदान किसका हो, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का हो, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषक अर्थव्यवस्था है। इसी तरीके से दूसरा इसमें आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या उससे अधिक हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल से आप कह सकते हैं कि जब जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का योगदान यहां पर किसका हो, उद्योगों का। उद्योगों का जीडीपी में यहां पर 50% से उससे ज्यादा का योगदान उद्योगों का होगा तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी। तीसरा इसमें आता है आपको सेवा अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसे आप कह सकते हैं तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन का जो योगदान है, यहां पे आप कह सकते हैं कि यदि जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का योगदान सेवा सेक्टर का हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। अब यहां पर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट भी हो गए। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक नोट, अब भारत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, जो कॉन्सेप्ट आपने सारे समझे। सबसे पहली चीज, भारत पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसी है, मिश्रित है। ठीक है, दूसरी भारत की विशेषता क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की, यहां पे श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ज्यादा श्रम लगता है, उत्पादन उतना आपको देखा जाए श्रम के मुकाबले आपको प्रॉफिटेबल उतनी कम है। इसके अलावा कृषि प्रधान है, अर्थात एक बड़ा सेक्टर अभी भी देखा जाए कृषि यहां पर है, जहां पर ज्यादातर लोग, ज्यादा एक बड़ी जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्रों में आपको लगी हुई है। प्रति व्यक्ति आय कैसी है भारत की, यहां पर न्यूनतम आपको देखने को मिलेगी। बेरोजगारी कैसी है, उच्च देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी विशेषताओं से युक्त भारत कैसी है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये जो फैक्ट हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर आपको प्रख्यात करते हैं, विभाजित करते हैं और उनके बारे में यहाँ पर आपको बताते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने इकोनॉमी के देख लिया है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट मंडे को फिर से मिलेंगे कुछ और ऐसे इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो कि आपके एग्जाम के जीके के दृष्टिकोण से यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।